हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 7 चैप्टर साइंस का, जो है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वेदर और क्लाइमेट को एक ही जैसे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं या फिर कोई हमारी फैमिली फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि उस टाइम पे उस जगह पे कैसा वेदर होगा, है कि नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं, बिकॉज़ वेदर का हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उसका, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में। तो वेदर के बारे में जानने से पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक वेदर रिपोर्ट आती है इस तरह की, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स लिखे रहते हैं, ह्यूमिडिटी लिखी रहती है, अगर रेनफॉल हुई है तो कितनी हुई है वो लिखा रहता है। देन हमारा सनराइज़, सनसेट, मूनराइज़, मूनसेट का टाइमिंग्स दिया होता है कि नहीं। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है ये प्रिपेयर कौन करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये लोग ये डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर वेदर को प्रिडिक्ट करके वेदर रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको क्या करना है, एक्टिविटी 7.1 में आपको वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है लास्ट वीक के न्यूज़पेपर्स में से, ठीक है। डेली का आपको वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करना है। देन यू हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल 7.1, ठीक है। इसमें आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप नोट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना वेरिएशन होता रहता है डे टू डे वेदर में, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने वेदर रिपोर्ट तो पढ़ा, लेकिन क्या आपको पता है कि रेनफॉल मेजर कैसे करते, बारिश हो रही है, अरे कितनी हुई, कैसे पता चलता है। तो उसको मेजर करने के लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज, ठीक है। रेन गॉज होता है, ये बेसिकली एक सिलेंडर जैसा होता है और ऊपर ना इसके ऐसे फनल लगा होता है, ठीक है ना। इस तरह से फनल होता है। तो जो रेन वाटर है इसमें कलेक्ट होता है एंड देन इसमें ड्रिप बाय ड्रिप इसमें गिरता है। और ये जो सिलेंडर है इस पर मार्किंग्स होती हैं mm में, मिलीमीटर में, ठीक है ना। तो इसी से हमें पता चल जाता है कितना वाटर कलेक्ट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि रेनफॉल इतने mm हुई है, ठीक है। ये हो गया रेन गॉज के बारे में। अब देखिए, तो आपने जान लिया कि जो आपने एक वीक का न्यूज़पेपर से वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करके डाटा लिखा था टेबल में, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि क्या पैरामीटर्स होते हैं हमारे वेदर के, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं, किसके बेसिस पे वेदर डिसाइड होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स बेटा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड की स्पीड, है ना। ये सब हैं हमारे एलिमेंट्स, फैक्टर्स, जिस पे हमारा वेदर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेदर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वेदर की डेफिनेशन होती है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है। एलिमेंट्स हो गए, इन्हीं पे हमारा वेदर डिपेंड करता है। इन्हीं की वजह से हम बोलते हैं कि आज गर्मी है, आज ठंडा मौसम है, आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, आज बारिश नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको जो हमारा वेदर का डेफिनेशन है ये भी आपको रटना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, तो वेदर जो है ना बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत अचानक से चेंज होता है। आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप अर्ली मॉर्निंग उठे, अच्छा खासा सनशाइन है, देन दोपहर में अचानक से पता नहीं कहाँ से क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश भी अचानक से ख़त्म,
ठीक है, रुक जाती है और फिर से सनशाइन आ जाती है, फिर से खूब ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आपने देखा होगा ये, कभी कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, फील किया होगा, ठीक है। तो वेदर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समझ रहे हैं आप, बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। वेदर जो है इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसी वजह से इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट इट, ठीक है। प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है, इसीलिए जो हमारे वेदर रिपोर्ट्स होते हैं कि जो वो प्रेडिक्ट करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन जो प्रेडिक्शंस होते हैं उनके कि हो सकता है आज बारिश होना है, हो सकता है, मतलब संभावनाएं बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है, संभावनाएं हैं। ये वो आसपास का क्लाउड्स वगैरह देख के और अपने जो उनके एलिमेंट्स हैं प्रेडिक्शन के, उनको चेक करके फिर वो बता देते कि संभावनाएं हैं कि हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का आपको ग्राफ दिया हुआ है किसी जगह का, ठीक है, और यहाँ पे डेट के हिसाब से दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कितना वेरिएशन होता है, कभी 26 डिग्री सेल्सियस तो कभी 22 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। तो ये हमारा वेदर का वेदर रिपोर्ट है जो हाँ, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है, ये मैंने आपको बताया था ना कि किससे रिकॉर्ड करते हैं। आपने अगर हीट चैप्टर का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है, उससे रिकॉर्ड करते हैं। एक स्पेशल थर्मामीटर होता है ये, ठीक है, इसी से हम ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, ये सिंपल सी बात है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कब होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है मोस्टली, ठीक है, आफ्टरनून में होता है ना, एकदम आफ्टरनून में होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा बच्चों, मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, अर्ली मॉर्निंग में होता है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। जब अर्ली मॉर्निंग जगते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है ना आपको, उतना ठंडा आपको दिन भर में नहीं लगता होगा जितना अर्ली मॉर्निंग में लगता है, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा अर्ली मॉर्निंग का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा मोस्टली आफ्टरनून का टाइम का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. समझ गए। चलिए, तो अब देखिए, ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना वेदर में, वो क्यों होते हैं, वो हमारे सन की वजह से होते हैं। सन जो क्या है, सन एक ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर है, डिस्टेंस हमसे बहुत दूर है, बट स्टिल जो सन की एनर्जी है ना, वो इतनी ह्यूज है कि वो अर्थ पे हीट और लाइट का सोर्स है, और उसी की वजह से जो हीट और लाइट वो प्रोवाइड करता है, उसी की वजह से हमारे वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन गया है कि हम उसे प्रेडिक्ट तक नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एट एनी प्लेस। अगर आप सी के पास रहते हैं तो फिर आपको पता होगा कि वहाँ का जो वेदर है वो, और जो अगर डेज़र्ट में आप कभी गए हो या माउंटेन के पास कभी रहने गए हो तो आपको उसमें और सी के पास के वेदर में बहुत चेंजेस पता चलेंगे, ठीक है। आप कभी ट्रिप पे गए हो सी साइड, कुछ दिन रहिए, कुछ दिन माउंटेन साइड रहिए, कुछ दिन डेजर्ट एरिया में जाके रहिए, तो आपको पता चलेगा कितना चेंज होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर जगह की एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एट एनी प्लेस।
ठीक है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब जहाँ ज़्यादा होती है, जैसे डेज़र्ट में एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से गर्मी हो रही है, ठीक है। ओशंस में या सीज़ में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, इसीलिए कम गर्मी होती है वहाँ पे, समझ रहे हैं। माउंटेन्स वगैरह में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अगर वो स्नो कवर्ड माउंटेन है तो वाइट होते हैं ना स्नो। मैंने आपको बताया था हीट चैप्टर में कि जो लाइट कलर्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जो सन से आ रही, इसी वजह से वहाँ पे ठंडा होता है, समझ गए आप। चलिए, ये हो गया हमारा क्यों होता है वेदर इतना चेंज, उसके बारे में। क्योंकि सन है, सन की वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम जानते हैं नेक्स्ट फिनोमेना हमारा जो है क्लाइमेट। तो वेदर जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है। क्लाइमेट जो है ना बेटा, क्लाइमेट क्या होता है, जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स है ना, इसको रिकॉर्ड करके 25-30 साल तक का रखे रहते हैं किसी जगह का, अगर उन्हें क्लाइमेट बताना है तो। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो मौसम विभाग में काम करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो 20-30 साल का वेदर रिपोर्ट वहाँ का देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल किस तरह का है, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, कोल्ड है, मॉडरेट हॉट है, मॉडरेट कोल्ड है, ड्राई है, वेट है, कैसा है, ठीक है ना। ये देखिए, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, समझ रहे हैं आप। तो क्लाइमेट एक दिन का जो मौसम होता है उसको नहीं बोलते हैं, क्लाइमेट होता है कि वहाँ का ऐसा ही मौसम है, ठीक है, हॉट ही है। तो ज़रूरी नहीं है हॉट है तो इसका मतलब वहाँ पे विंटर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हॉट, ज़्यादा समर्स टाइम है, ज़्यादा टाइम के लिए टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे, समझ रहे हैं आप। विंटर्स मतलब कोल्ड रहेगा, लो टेम्परेचर भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम टाइम के लिए वहाँ पे जो वेदर है वो उसका वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, इसीलिए वहाँ पे बोल दिया कि वो हॉट एरिया है, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो है एवरेज होती है, यहाँ देखिए लिखा हुआ ना एवरेज, एवरेज का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम के लिए वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, इफ़ वी फाइंड द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वहाँ का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, वी कैन से दैट प्लेस इज़ हॉट। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर, ठीक है, देन वी कैन से इट इज़ हॉट एंड वेट। मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज बोला है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे हाई रेनफॉल हो रही है, तो बोल सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन इज़ हॉट एंड वेट। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पे बोल देंगे द क्लाइमेट इज़ कूल एंड ड्राई, समझ रहे हैं आप। तो क्लाइमेट जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन का है, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डेज़ का वहाँ का क्लाइमेट का बताते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है, कोई फैमिली फंक्शन जो है आपको प्लान करनी है, तो फिर आप वेदर देखेंगे, क्लाइमेट नहीं देखेंगे, ठीक है। वेदर बताता है कि वहाँ पे उस दिन कैसा टेम्परेचर रहेगा, कैसा रेनफॉल होगा, प्रेडिक्शन पे, ठीक है। क्लाइमेट पे आप नहीं जाते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट जो है एवरेज होता है, क्लाइमेट उस टाइम का नहीं बताएगा, वो थ्रू आउट ईयर एवरेज होता है उसका, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लाइमेट की जो डेफिनेशन है बच्चों, इसको आपको याद करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए ये टेबल है 7.2 एंड 7.3। 7.2 में श्रीनगर का दिया हुआ है एंड 7.3 में तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है उसका दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डेज़ यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये बोल देंगे हम मॉडरेटली हॉट है, ठीक है। रेनफॉल भी नॉर्मल है, ठीक है, मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेट वेट है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम का आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ में इसका टेम्परेचर हाई ही है, ठीक है, जैसे 22 है, 23 है, ये मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम में है 32 है, 31 है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द डेज़ में, मोस्ट ऑफ द टाइम में उसका टेम्परेचर हाई ही है, तो इसको क्या बोल देंगे, हॉट है, ठीक है। एंड रेनफॉल देख रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ द डेज़ में इसका रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो हॉट एंड वेट, ठीक है, समझ गए आप। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल। वी कैन सी दैट केरल इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसी तरह से हम अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट को देखते हैं। जैसे कि अगर डेज़र्ट रीजन है तो वहाँ पे मोस्टली रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, तो क्या बोल सकते हैं डेज़र्ट क्लाइमेट के लिए कि हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। अगर वहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हॉट एंड वेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। तो ये अडेप्टेशन के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 6 के चैप्टर 9 में भी अडेप्टेशंस के बारे में काफ़ी पढ़ा था। तो हमारे जो कुछ फीचर्स हैं, कुछ हमारे हैबिट्स हैं जो हमें जो है अडेप्ट करवाते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। आप कहीं अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहने के काबिल अगर कुछ चीज़ें बनाती हैं, कुछ अडेप्टेशंस बनवाती हैं तो उसी को अडेप्टेशन कहते हैं, उसी को। तो ये जो है ना एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा अडेप्टेशन। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशन इन विच दे लिव, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है ना। तो कुछ जो फीचर्स होते हैं ना विच लेट अस सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच वी हैव टू लिव आर नोन एज अडेप्टेशंस, ठीक है ना। चलिए अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन विज़िट माय वीडियो ऑफ क्लास 6 चैप्टर 9 जिसमें आपको अडेप्टेशंस के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये तो आपको दिया हुआ है, कुछ अडेप्टेशंस दिए हुए हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ के एनिमल्स के क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। जो कुछ वेल नोन कंट्रीज़ हैं विच बिलोंग टू पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स क्या होते हैं बेटा, देखो अगर आपने ग्लोब देखा है तो ग्लोब कुछ इस तरह का होता है। तो पोलर रीजन्स ये वाला और ये वाला रीजन होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोलर रीजन है, ये साउथ पोलर रीजन्स है, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से बीच में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे जितना रीजन आता है ये वाला हो जाता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। ये वाला समझ लो, ये पोलर हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए वेल नोन कंट्रीज़ जो हमारे पोलर रीजन्स में बिलोंग करती हैं, आप लोग अपना मैप देख सकते हैं, वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में बिलोंग करती हैं उसमें आता है हमारा इंडिया, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया,
ठीक है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में आती हैं। आप अपना वर्ल्ड का मैप ले सकते हैं और उसमें पोलर रीजन्स को ब्लू से मार्क करें एंड ट्रॉपिकल रीजन को रेड से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करेंगे पोलर रीजन के अडेप्टेशंस के बारे में। तो देखो पोलर रीजन्स क्या होते हैं, पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम ना रीजन जो है स्नो से कवर्ड रहता है और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। 6 मंथ्स के लिए सन सेट ही नहीं होता है, 6 मंथ्स सन राइज रहता है। ठीक है, ये देखिए पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये दिस रीजन इज़ कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. For 6 months the sun does not set at the poles, while the other 6 months the sun does not rise. ठीक है, इन विंटर्स जब राइज नहीं होता है तो मिनिमम टेम्परेचर इनका -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, अब सोचिए -37 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम है। तो जो एनिमल्स हैं विच सर्वाइव इन दिस रीजन दे सर्वाइव इन सिवियर कंडीशन। ठीक है, एंड हेंस दे आर अडेप्टेड फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, तो उस रीजन में कौन कौन आते हैं? पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स। तो हम पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब तो जो लिखा हुआ है उसमें है, हम इससे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा पोलर बेयर, आपने देखा होगा इसकी फ़ोटो। तो इसके ना बहुत वाइट फर होता है। ठीक है, और बहुत थिक फर होता है। तो थिक फर इसलिए है ताकि इसको ठंड से बचा सके, एंड वाइट फर इसलिए है बिकॉज़ ये जिस रीजन में रहता है वो स्नो कवर्ड है, तो ये अपने प्रेडेटर से बचा रहे। ठीक है, तो ये बचने के लिए द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। तो ये अपने प्रेडेटर से खुद को बचाता है एंड अपने प्रे को ईजिली कैच कर लेता है बिकॉज ऑफ द वाइट फर। ठीक है, एक ये हो गया। नाउ सेकेंड है, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अब सेंस ऑफ स्मेल है तो इसको क्या करेगा, इसको ईजी रहेगा प्रे को कैच करने में। ठीक है, क्योंकि स्नो कवर्ड है, सब कुछ वाइट वाइट ही दिखता है वहाँ पे। मोस्टली ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही एनिमल्स पाए जाते हैं जो वाइट कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है तो ये अपने प्रे को ईजिली कैच कर लेगा। नेक्स्ट, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। ठीक है, तो ये क्लॉज अगर शार्प है, कर्व्ड है, तो इससे क्या होगा, क्यों स्नो पे आप कभी अगर वॉक करना चाहेंगे ना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द स्नो। ठीक है, स्लिप होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर इसका कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज है तो इट हेल्प्स इट टू वॉक ऑन द आइस। ठीक है, वॉकिंग में इसकी हेल्प करता है पोलर बेयर के। नाउ नेक्स्ट, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। तो अगर फैट स्किन के जस्ट अंडर है, लेयर है अच्छी खासी, तो क्या करेगा, फैट क्या करता है, इंसुलेट करके रखता है हमारे बॉडी को। ठीक है, हमें कोल्ड से बचाता है फैट। तो द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। ठीक है, समझ गए आप, देख रहे हैं। तो इस रीजन में रहने के लिए ये सारी इसकी अडेप्टेशंस हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। तो थिक लेयर ऑफ फर है तो क्या करेगा, टू कीप इट वार्म इन दिस कोल्ड रीजन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं इस पोलर बेयर के, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये अडेप्टेशन है। ठीक है, यही आपका इस बुक में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेंगुइन्स के बारे में। ये देखिए पेंगुइन्स आपने देखा है हमेशा ना ग्रुप में रहते हैं। क्यों ग्रुप में रहते हैं, आपने कभी ये देखा है, जब कोई कमरा होता है उसमें खूब सारे लोग रहते हैं कितना गर्म हो जाता है। ठीक है, सेम इनका भी वही कॉन्सेप्ट है। ये एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं ताकि इनको गर्मी मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि इनका जो सराउंडिंग है, इनका जो वेदर कंडीशन है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है ना, तो इसलिए देखिए ये वाइट कलर के होते हैं, जस्ट सेम लाइक पोलर बेयर, ताकि ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो सके, अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचा सके एंड प्रे को ईजिली कैच कर सके। ठीक है, इनकी थिक स्किन होती है, अ लॉट ऑफ फैट होती है जिससे इनको कोल्ड से बचते हैं। ठीक है, देखो पेंगुइन्स हडल टुगेदर जस्ट ताकि इनको हीट मिल सके, वार्म रख सके ये अपने आप को। ठीक है ना,
इसीलिए रहते हैं। सेम जैसे पोलर बियर्स के होते हैं ना क्लॉज और फीट में, सिमिलरली पेंगुइन्स के भी होते हैं, ताकि उनको अच्छे गुड स्विमर्स बना सके। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसीलिए यहाँ के एनिमल्स के ये सब अडेप्टेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए पोलर रीजन के एनिमल्स की अडेप्टेशंस, तो आपको ये सब लिखनी है। ठीक है। अदर एनिमल्स living in the polar region are many types of fishes, musk oxen, reindeer, foxes, seals, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. तो इसीलिए बर्ड्स क्या करती हैं बेटा, बर्ड्स ना कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती, या आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो क्या करती है, कोल्ड रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो अपने आप को उनको गर्म रखना होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट करना मतलब कि एक रीजन से दूसरी रीजन में चले जाना। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन, और फिर जब विंटर ख़त्म होता है तो दे कम बैक। ठीक है ना। बहुत सारे बर्ड्स का ऐसा हमने सुना हुआ है, जैसे आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, दैट इट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। ठीक है, इंडिया में आते हैं ये बर्ड्स। ये देखिए, ये है हमारी साइबेरियन क्रेन। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये माइग्रेट होके आती हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो दे ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, बर्ड्स कैसे आ जाती हैं ये एक मिस्ट्री है। ठीक है, एंड दे हाउ डू दे फ्लाई बैक टू द होम, टू देयर होम, इट इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री। नहीं जानता है कोई। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसके हिसाब से चलते हैं, दे यूज़ इट टू फाइंड द डायरेक्शन। कुछ कहते हैं कि नहीं ये सन और स्टार्स को देख के अपना डायरेक्शन पता करते हैं, बट वी डू नॉट नो कि कैसे आते हैं ये। बट बर्ड्स माइग्रेट करते हैं जस्ट टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशंस एट देयर होम। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसा होता है क्लाइमेट बेटा, हॉट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के पास लोकेटेड है। ठीक है, जो कोल्डेस्ट मंथ होता है उसमें भी इसका टेम्परेचर मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। ठीक है, तो 15 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट कोल्ड, ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो जब हॉट समर्स होती है तो इसका टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक। डेज़ एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया में होता है, सेंट्रल अमेरिका में होता है और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं ये रीजन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वार्म है और रेन बहुत ज़्यादा है, तो ये रीजन सपोर्ट करता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ठीक है, तो कुछ जो एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। तो वो हैं टाइगर्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, मंकीज़, एप्स, गोरिल्ला, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो अब कुछ अडेप्टेशंस के बारे में भी देख लेते हैं कि किस यहाँ के एनिमल्स इस रीजन के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए किस तरह से सूटेबल हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हमारी रेन फॉरेस्ट की वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स को सपोर्ट करती है, उनकी लिविंग को। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो compete करते हैं ये एनिमल्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं ना वो मोस्टली अडेप्टेड रहते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज़। कुछ एनिमल्स ट्रीज़ पे ही पड़े रहते हैं, जैसे रेड आइड फ्रॉग है। ठीक है, इसके पास एक इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ऑन द ट्रीज़। ठीक है, और वहाँ पे वो रहता है।
अब ट्रीज़ पे रहने के लिए ट्रीज़ पे मंकीज़ भी रहते हैं, ठीक है। कुछ मंकी दे हैव लॉन्ग टेल्स। लॉन्ग टेल से क्या करते हैं, लॉन्ग टेल से ईज़िली वो ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं, ठीक है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईज़िली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ट्रीज़ पे अगर रह रहे हैं तो उसके लिए वो अडेप्टेड है। किस तरह से, उनकी मंकीज़ की टेल्स होती हैं, फ्रॉग्स में वेब्ड फीट है, स्टिकी पैड्स फीट है, ठीक है। देन हैंड्स और फीट जो है मंकीज़ के, वो उसी तरह अडेप्टेड है ताकि वो ब्रांचेस को ईज़िली होल्ड कर सके। ग्रास्पिंग पावर उनकी ज़्यादा है, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे कंपटीशन है फूड और फूड के लिए, तो एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल, ठीक है। स्ट्राइकिंग एग्जांपल है बर्ड टूकन की, ठीक है, जो क्या करता है, इट पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जो कि हेल्प करता है इसको फ्रूट्स को ब्रांचेस से लेने में, ठीक है। नहीं तो फिर ये कैसे अपने, जैसे देखो कुछ ब्रांचेस होते हैं ना बहुत पतले से होते हैं, उसी पे अगर फ्रूट है, ठीक है, तो जो बर्ड है अगर उसकी लॉन्ग बीक है तो ईज़िली वो ब्रांच पे बिना बैठे इस फ्रूट को ले सकती है कि नहीं। लेकिन अगर इस ब्रांच पे बैठेगी तो ये ब्रांच इतना वीक है कि ये टूट जाएगा, इसका वेट नहीं सह पाएगा, तो इसीलिए इसके लार्ज बीक होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनकी हियरिंग और शार्प आई साइट और थिक स्किन है, स्किन कलर अलग है, तो ताकि जो है वो उस, जो जैसे पोलर बियर था उसका वाइट था ना, तो स्नो वाइट होता है, तो उसमें कैमोफ्लेज हो जाए। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि इस तरह से मिल जाए कि उसको पता ही ना चले, ब्लेंड हो जाए, ठीक है, कि पता ही ना चले कि वहाँ पे एनिमल है कि क्या है, ठीक है। वो जो सराउंडिंग है उसके साथ मैच होता है, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स की शार्प हियरिंग होती है, आईसाइट अच्छी होती है, थिक स्किन होता है और स्किन कलर ऐसा होता है ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए सराउंडिंग से। किस लिए, ताकि वो प्रेडेटर से अपने आप को बचा सके, इसके लिए ये अडाप्टेशंस है। जैसे कि टाइगर्स हैं, बिग कैट्स में कौन कौन आते हैं बेटा, लायंस एंड टाइगर्स, ठीक है। इनकी थिक स्किन होती है और हियरिंग बहुत शार्प होती है, बहुत ईजिली हियर कर लेते हैं ज़रा सा भी, ठीक है। अब देखिए लायन टेल्ड मैकाक है, ठीक है, ये एक मंकी होता है, बियर्ड एप होता है, ये देखिए ये है लायन टेल्ड मैकाक, ये है बर्ड टूकन, ये देखिए इसकी लॉन्ग बीक, ठीक है, ईजिली वो ब्रांचेस से फ्रूट ले लेता है, ठीक है ना। तो जो लायन टेल मैकाक है ये भी कहाँ, ये भी रेन फॉरेस्ट में ही रहता है, वेस्टर्न घाट्स में हमारे इंडिया में। तो इसकी एक आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, सिल्वर वाइट मेन, ठीक है, विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन, ठीक है। क्यों, देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका ये फीचर है, वाइट कलर का मेन है, ठीक है। इसके पूरे मुंह पे पूरा कवर रहता है साइड से, ठीक है, मेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये गुड क्लाइंबर होता है, स्पेंड्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री, ठीक है, फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ठीक है। ये इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट्स को भी खाता है, ठीक है, जो बार्क में जो ट्रीज़ पे रहती हैं, ठीक है। इट इज़ एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन ट्रीज़, तो ये बहुत कम नीचे आता है। अनदर वेल नोन एनिमल जो है हमारे रेन फॉरेस्ट का बेटा, वो है एलिफेंट। एलिफेंट आपने देखा हुआ है, ये एलिफेंट है, ये भी रेन फॉरेस्ट के रीजन के लिए अडेप्टेड है। इसकी ट्रंक जो है बहुत बड़ी सी होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रंक है ये चीज़, ठीक है, ये इसकी वजह से इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ठीक है। और ये ट्रंक ऐसा इसलिए है ताकि ये ईज़िली खाना अपना ले सके, ठीक है। इसके देख रहे हैं लार्ज ईयर्स हैं, जो सॉफ्ट सा भी साउंड होगा तो उसको सुन लेता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो हेल्प, ये जो हमारा ईयर होता है ना एलिफेंट के, ये ईयर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका सिर्फ एक यही काम नहीं होता कि साउंड को सुनना, इनका ये भी काम होता है कि ये एनिमल को ठंडा रखें, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द रेन फॉरेस्ट।
समझ गए। तो इस तरह से ये होते हैं कुछ अडेप्टेशंस जो इन एनिमल्स के हैं। और मोस्टली जो रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह अडेप्टेड रहते हैं ताकि वो वहाँ के कंपटीशन में अपने लिए खाना ले सकें, अपना शेल्टर ले सकें, ठीक है ना। उनका वो अडेप्टेशन होता है मेनली, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा इस तरह से चैप्टर फिनिश। और ये देखिए हमने कीवर्ड्स भी देखे हुए हैं। अडेप्टेशन क्या होता है पता है, क्लाइमेट, एलिमेंट ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप फिर से वीडियो देख लीजिए, एक बार अपने एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।